तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री में आपने देखा था सीबीएसई में क्या हुआ था कि पिछले साल 12th में सॉलिड स्टेट को हटा दिया था, लेकिन इस साल क्या किया है, सॉलिड स्टेट को डाल दिया गया है। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हम लोग सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट नॉर्मली सब कोई जानता है, बचपन से जानते आ रहा है, 3 क्लास से जानते आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो सॉलिड सब कोई जानता है जिसका फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स शेप हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape, definite volume and its constituent particles are bonded with strong force of attraction। हम लोग बचपन से देखे थे कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट फिक्स शेप होता है, या डेफिनेट शेप बोली या फिक्स शेप बोली, बात देखी है। लेकिन एक नया टर्म आया हुआ है, देखें है क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल? ये मतलब ये होता है कि जो जिसने मिल करके बना, ठीक है, जिससे मिल करके बना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा हम लोग का, आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स। कोई भी सॉलिड जो है इसी से मिल करके बनता है, आयन से, एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, जिससे वो मिल करके बना वो सॉलिड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, एक साथ रहता है। आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो शेप, साइज, वॉल्यूम तो सेम फिक्स ही रहता है। अब क्या है दूसरा पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। बोल क्या रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है अट्रैक्शन का, जो किसी भी दो एटम या फिर दो मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। दोनों लाइन सही है। अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज लो। और हम लोग देख रहे हैं क्या, ये क्या बोल रहा है, एक सॉलिड है, अब दो एटम है या दो मॉलिक्यूल जो भी है, इसे ऐसा बना हुआ है, इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या फ्लेक्सिबल होगा। अगर आप लोग मुट्ठी बांध लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा कर लेते हैं, अगर ये एक साथ जुड़ा हुआ है, जोर से पकड़े हुए, क्या इसको हिला सकते हैं या इधर उधर कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक है, लेकिन ये हिल सकता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता या फिर हिल नहीं सकता, तो या फिर दाब नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे हाथ था, लेकिन अगर इसमें देखें कोई भी अगर पत्थर आप चाहेंगे, पत्थर को क्या हिला सकते हैं, आप पत्थर को क्या दाब सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। लोहा को मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। इसलिए हमने यहाँ लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इज लो, ठीक है। आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, लेस कंप्रेसिबल हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। अब क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जानते ही हैं, देखते हैं कि लोहा देखें चाहे पत्थर देखें, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी कारण से हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। और क्या देख रहे हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस नेग्लेजिबल, बहुत कम होता है, बहुत कम। इसलिए अगर बगल में पड़ोसी घर में अगर चिकन बना हो तो चिकन का सेंट आ जाएगा, लेकिन किसी घर में अगर मान लेते हैं हीरा सोना रखे रहे, कोई जैसे मानते हैं बगल में कोई सोना या हीरा ला के रखा हुआ है, क्या वो हम लोग मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा। लेकिन अगर चिकन बन जाए बगल में तो मालूम चल जाता है। तो वो सॉलिड है, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं चलता है। कोई भी चीज़ अगर जो स्प्रेड करता है तो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसी कारण से ना। लेकिन इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से ये हम लोग को मालूम नहीं चलेगा कि वो सोना है या हीरा रखा हो, कुछ भी रखा हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग इसको, मेनली सॉलिड को दो पार्ट से बांटा गया है। जैसे कि एक पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में बहुत डिफरेंस है, देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो आप लोग को एग्जाम में भी आता है, ये चांसेस रहता है कि एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें 3-4 प्रॉपर्टी है, 4-5 भी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी देखें, पहले इसका डेफिनेशन डाल देंगे। तो पहला क्या है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सब्सटेंस whose constituent particles possess a regular arrangement। मतलब इसका जो constituent particles होता है, फिर हम डिस्कस करने constituent particles क्या होता है, जिससे वो मिलकर के बना। क्या क्या होता है, आयन, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं IM, ठीक है। तो constituent particles क्या होता है, जिससे वो मिलकर के बना। तो ऐसा उसका वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। जैसे इसमें एक डायग्राम बनाया, देखिए यहाँ पर क्या है, मान लेते ब्लैक वाला को A बोले, ब्लू को B बोले, तो इसमें जो पार्टिकल्स बना हुआ है, जो भी एटम या मॉलिक्यूल, मान लेते कोई ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक
ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। ऊपर से भी देखेंगे तो ब्लैक ब्लू ब्लैक, नीचे आएगा ब्लू, आगे बनाया नहीं है, इतना भी समझिए आप लोग। मतलब एक इधर से भी रेगुलर अरेंजमेंट, इधर से भी रेगुलर अरेंजमेंट है, इधर से भी रेगुलर अरेंजमेंट, इधर से भी रेगुलर अरेंजमेंट। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट चलता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डजंस प्रोसेस और रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है। क्या है, देखिए ब्लैक ब्लू ब्लैक, एक लाइन में तो रहा रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन इसमें उल्टे अगर ऊपर से देखेंगे, साइड से देखें तो हम लोग देखा कि हाँ अरेंजमेंट सही है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर क्या है, वैकम है, ये वैकम है। तो मतलब इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। और ये इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसमें डिसिप्लिन अरेंजमेंट रहता है। क्या रहता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला पॉइंट हो गया। अब और हम लोग करते हैं, तो चलिए और भी कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक पॉइंट को, और एक कुछ पॉइंटेड है। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें क्या है, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प मतलब क्या हुआ, अगर आप एक लोहे को गलाते हो और एक प्लास्टिक को गलाते हो या फिर एक रबड़ गलाते हो, तो आप देखेंगे क्या कि पहले जो प्लास्टिक है, अगर मानते प्लास्टिक के जो पेन आता है, पेन को आप गलाते हैं या फिर प्लास्टिक गलाते हैं, अगर उसको आप जलाएंगे ना तो वो पहले धीरे धीरे मेल्ट होगा, मेल्ट होते होते वो गलेगा, ठीक है, तो हल्का गलेगा। लेकिन अगर आप लोहा गलाएंगे तो लोहा जो शेप में रड है वो पहले लाल होगा, ठीक है, लाल का वैसा ही शेप रहेगा, लेकिन उसका एक फिक्स रहता है सा मेल्टिंग पॉइंट, कि उस समय जब उस टेम्परेचर पर अगर वो जाएगा तभी वो मेल्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए इसको बोलते हैं क्या, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बोल दिए कि 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं क्या कि मान लेते हैं, यहाँ बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लोहा गलता है। ऐसा तो गलता नहीं है, वो पानी को खोलने का है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक्यूरेट जो होगा ना उसको बोलते हैं शार्प। इसमें नो शार्प मतलब रेंज में बोल देंगे क्या कि अगर 98 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री के बीच में जाएगा तो लोहा प्लास्टिक गल सकता है, ठीक है। तो एक जब भी रेंज रहेगा तो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें क्या दूसरा पॉइंट, दीज आर ट्रू सॉलिड और दीज आर सूडो सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड है, तो इसमें क्या असली में क्या प्लास्टिक जो है, वो जो प्लास्टिक है वो तो सॉलिड है, लेकिन ये क्या लोहे जैसा तो है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है तो बहुत हार्ड रहा। अब उसको पहले हम लोग पॉइंट पढ़े थे, क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन इसमें देखिए क्या कि बहुत ज़्यादा नहीं आया, एक रेंज में रह रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ट्रू सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड, मतलब ये झूठा सॉलिड है। सॉलिड कहने के लिए, लेकिन ये झूठा सॉलिड है। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11 में सूडो फोर्स भी होता है, तो उसको सूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कि दीज आर ट्रू सॉलिड, दीज आर सूडो सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। अगर इसको हम लोग अगर एक नाइफ से काटते हैं तो ये क्या होता है, एक क्लीन क्लीवेज में आएगा, मतलब एकदम से, अगर मानते हैं ये सॉलिड है कोई, अगर इसको नाइफ से काटे तो एकदम क्लीन टाइप में आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर रबर को काटेंगे तो आप देखेंगे क्या, अगर मानते हैं ये रबर है, चाहे अगर ग्लास रखें तो प्लास्टिक रखें तो उसमें थोड़ा सा इस टाइप का कटिंग होगा। अगर मानते हैं यहाँ से काटे तो थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो उसका जिससे हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा मतलब उखड़ेगा, या फिर कुछ दाना निकलेगा। रबड़ को आप कभी तोड़ेंगे या फिर कभी कुछ भी है, जैसे हीरा को हम तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर उसको देखेंगे क्लीन रखेगा, क्लीन क्लीवेज रहेगा। क्लीन क्लीवेज मतलब वही होता है अगर कट काटे तो बहुत ही क्लीन स्मूथ से कटता है। इसमें आप देखिए, और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं तब इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्टीज होता है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं, देखिए। तो चलिए हम पांचवा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या था पांचवा पॉइंट, आइसोट्रॉपिक इन नेचर और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर था। एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक था। पहले हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले देखेंगे आइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसोट्रॉपिक वो होता है जो अगर एक फिजिकल प्रॉपर्टी को पकड़े, तो अगर उस सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एक को पकड़े तो वो अगर उस सॉलिड में मारेंगे या फिर एक सॉलिड में अगर देंगे, चाहे कुछ भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज करेगा, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ शो करेगा। जैसे अगर इसमें अगर इस डायरेक्शन में अगर देखिए उस सॉलिड में, जैसे मान लीजिए रबर है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में शो करेगा,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या आता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें आपको ज़्यादा जानना नहीं है, ये सिंपल याद रखिए क्या क्या होता है इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन शो करता है, इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन शो करता है। अब तो याद कैसे करेंगे, तो देखिएगा आप एक चीज़ इसमें आइसोट्रोपिक के नेचर में आइसो मतलब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th एटॉमिक के स्ट्रक्चर में, आइसो बार आइसोटोप्स ये सब था ना। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेम, ठीक है। अगर हम और कुछ सोचें, देखिए आप देखेंगे आइसोट्रोपिक इज सोन बाय किससे, एमॉर्फस से, मतलब आई ए। अगर ट्रिक लगाए तो आई ए, आइए आप याद कर सकते हैं इंडियन आर्मी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का सोच होता है कि साइंस लेकर के इंडियन आर्मी में बड़ा ऑफिसर बने, ठीक है। अब ये देखिए आई ए, तो हम इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं आइसोट्रोपिक कहाँ होगा, एमॉर्फस में डालेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक इज सोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड AC। आप AC से एयर कंडीशनर याद कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एन आइसोट्रोपिक ये सोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद करने का ट्रिक है, किसको उधर देखिए, सबको उधर दिक्कत होता है कि इधर होगा कि उधर होगा। सिंपल याद रखिए एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन में होता है AC और IA, मतलब आइसोट्रोपिक कहाँ होता है, एमॉर्फस में, ठीक है। या फिर अगर आपको याद नहीं होता है कि एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, आप याद कर सकते हैं DD और इसको SD। चलिए अब हम लोग देखे थे पिछले क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस देखे थे। अब हम लोग मेनली देखना है क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके कितने भाग हैं, मतलब कितने टाइप्स में उसको बांटा गया। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। एमॉर्फस सॉलिड से क्वेश्चन आता ही नहीं है, इससे पूछेगा एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, उसके एग्जांपल पूछ सकता है और डिफरेंस पूछेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है पहले देख लीजिए थे हम लोग। अब क्या है, हम लोग को उसके मेनली डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट 4 टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट सॉलिड। नाम से ही मालूम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 भागों में बांटा गया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर से भी नाम मालूम चल रहा है किससे बना होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। पोलर किससे बना, पोलर मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और ये किससे बना होता है, जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आए, समझिएगा जब भी हाइड्रोजन क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अटैच होगा, किससे होगा, हाइड्रोजन जब भी कभी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स, या फिर बोल सकते हैं क्या इंटरेक्शन क्या होता है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है। नॉन पोलर में लैंडिंग फोर्सेस और वन डर फोर्सेस, पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आप ये 11th में देखेंगे, अगर 11th जो अच्छा से नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता होगा, लेकिन इसमें आप 11th थोड़ा सा देखे होंगे तो शायद मालूम चलता होगा कि हाँ यही क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रखिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा 1 नंबर का आता है या फिर ज़्यादा 5 नंबर पूछता नहीं, 1 नंबर पूछ देता, ठीक है, नहीं तो नहीं पूछता है, ठीक है। और क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होता है, शायद ये भी आप देखे होंगे वो वीक फोर्सेस में, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत कम, थोड़ा ज़्यादा, इसका भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब लो होता है, इसका वेरी लो होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए तीनों का। अब आयनिक सॉलिड आयन से फॉर्म होगा, आयन इसलिए नाम रखा गया है, जैसे Na+Cl-, ठीक है, ये होगा। और उसके पीछे फोर्स कौन सा होगा, प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। और कौन सा क्या एग्जाम्पल होगा, KCl और NaCl, या वो सभी जितना भी आयन से जो भी फॉर्म होता है सॉलिड वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेटालिक सॉलिड मेटल आयन से फॉर्म होता है, आप कभी देखे होंगे, ये कभी देखे होंगे, ये सब मेटल आयन से, ठीक है, ये मेटल आयन से फॉर्म होता है। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, मेटालिक बॉन्ड। अब और इसमें फेयरली हाई, तो फेयरली हाई क्या होता है, हाई से बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोहा को आप गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब हीट को कंज्यूम करेगा, टेम्परेचर कंज्यूम करेगा, तभी वो जगह गलेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Fe और Cu। कोवैलेंट सॉलिड देखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड आप बचपन से देखते हैं, मतलब 8-9 से देखते आ रहे। कोवैलेंट सॉलिड जैसे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना होगा, ठीक है। एटम्स कौन सा हो जाएगा, कौन सा आप देखिए जनरली देखेंगे क्या, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। तो कौन सा, और क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाए डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, आपको दिखता होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
अगले लेक्चर में देखेंगे यूनिट सेल और लैटिस के बारे में, क्या होता है यूनिट सेल, लैटिस क्या होता है, उसमें सीसीपी लैटिस होता है, एससीपी लैटिस होता है वो, और फिर कॉर्नर आपको देखेंगे, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट में डालिए, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता वो कमेंट में पूछिए, ठीक है। थैंक यू।